हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में हम अकाउंटेंसी का टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है बजटरी कंट्रोल। हमारे इस सेशन में जो एमसीक्यूज़ रहेंगे वो सब स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज़ रहेंगे। टोटल देयर विल बी 20 एमसीक्यूज़। ठीक है। इफ़ यू वांट द एमसीक्यू सेट तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फेसबुक पेज का। वहाँ पे जितना भी स्टडी मटेरियल है, हर लेक्चर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो सारा सेट जो है वो उस पेज पे अवेलेबल है। यू कैन जस्ट गो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पेज पे आपको जाके फेसबुक पेज पे जा कर के आपको सारा मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ बजटरी कंट्रोल। एक बात मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ, बजटरी कंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट मैनेजीरियल कंट्रोल सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग और कंट्रोल को इंटीग्रेट करता है। इस सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर के लिए बजट्स प्रिपेयर करती है, फाइनेंशियल प्लान्स जिसे हम कहते हैं, और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को इन बजट के साथ कंपेयर करके डेविएशन या फिर वेरिएंस एनालाइज करती है। ठीक है। इस क्वेश्चन में हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ बजटरी कंट्रोल के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो हमने एनालाइज करना है कि कौन सी स्टेटमेंट कंसेप्चुअली करेक्ट है। ठीक है, अब हर स्टेटमेंट को हम डीपली एनालाइज करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, बजटरी कंट्रोल इंटीग्रेट्स प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शन बाय इस्टेब्लिशिंग क्वांटिटेटिव टारगेट्स एंड इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट देम। देखो, ये स्टेटमेंट कम्प्लीटली करेक्ट है। बजटरी कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है प्लानिंग और कंट्रोल को कनेक्ट करना। देखो, प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले होता है प्लानिंग फेज़। इसमें ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर पीरियड के लिए बजट्स प्रिपेयर करती है। ठीक है। ये बजट्स जो होते हैं क्वांटिटेटिव टारगेट्स को सेट करते हैं। फिर दूसरा आता है कंट्रोल फेज़। अब जब पीरियड कंप्लीट होता है तो एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर की जाती है बजट के साथ। ठीक है। इस प्रोसेस को वेरिएंस एनालिसिस भी कहते हैं। तो बजटरी कंट्रोल का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? प्लानिंग करना, बजट को प्रिपेयर करना, परफॉर्मेंस को मेजर करना और फिर कंट्रोल करना। इसीलिए बजटरी कंट्रोल प्लानिंग और कंट्रोल दोनों को इंटीग्रेट करता है। तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल सही है। अब स्टेटमेंट 2 को ध्यान से पढ़ेंगे। A budgetary control system necessarily requires decentralized decision-making authority in all organizational structure. देखो, ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट नहीं है। ठीक है। बजटरी कंट्रोल डिसेंट्रलाइजेशन पर डिपेंड नहीं करता। बजटरी कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है और डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है। अब सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट सब डिसीजन लेती है फिर भी बजट प्रिपेयर किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हेड ऑफिस प्रिपेयर करेगा सेल बजट को, प्रोडक्शन बजट को, एक्सपेंस बजट को, और फिर डिपार्टमेंट्स को एलोकेट करेगा। यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, फिर भी बजटरी कंट्रोल जो है वो पॉसिबल है। अब डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। देखो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉफिट सेंटर होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होते हैं, ये सारे सेंटर्स बनाए जाते हैं। यहाँ मैनेजर्स बजट प्रिपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं होती है। बजटरी कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होता। इसी वजह से स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। अब स्टेटमेंट 3 देखते हैं। वेरिएंस एनालिसिस अंडर बजटरी कंट्रोल प्राइमरीली सर्व्स एज अ मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। अब आप ध्यान से देखो तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। देखो, वेरिएंस एनालिसिस का मेन पर्पस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को आइडेंटिफाई करना नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पहले से ही डिफाइंड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जांपल, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या क्या हो सकते हैं? कॉस्ट सेंटर हो सकते हैं, प्रॉफिट सेंटर हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट सेंटर हो सकते हैं। एक्चुअल पर्पस वेरिएंस एनालिसिस का क्या होता है? वेरिएंस एनालिसिस का पर्पस होता है बजटेड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, डेविएशन का रीज़न आइडेंटिफाई करना, करेक्टिव एक्शंस लेना, है ना। मानो फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन बजट बनाया, इन लोगों ने कॉस्ट बनाई कि हमारी बजट बनाया, कॉस्ट हमारी होगी 5 लाख, एक्चुअल में कॉस्ट हो गई 5,80,000। तो 80,000 का जो वेरिएंस आया
डिफरेंस आया, ये तो अनफेवरेबल हो गया, क्योंकि हमने 5 लाख सोचा था और 5,80,000 हो गया, 80,000 का ज़्यादा खर्चा हो गया। अब मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेट करेगी कि लेबर कॉस्ट बढ़ गई थी क्या, या रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो गया था, या कहीं पे इनएफिशिएंसी हुई है। सो ये परफॉर्मेंस कंट्रोल टूल है, ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को आइडेंटिफाई करने का टूल। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स तो ऑलरेडी डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं, ठीक है। इसीलिए स्टेटमेंट 3 जो है हमारी वो गलत मानी जाएगी। स्टेटमेंट 4 देखते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ बजटरी कंट्रोल largely depends on the degree of participation by lower level managers in the budget formulation। अब ये स्टेटमेंट हमारी सही है। देखो, बजटरी कंट्रोल तब सबसे इफ़ेक्टिव होता है जब पार्टिसिपेटिव बजटिंग यूज़ की जाए। अब पार्टिसिपेटिव बजटिंग का मतलब क्या होता है, लोअर लेवल मैनेजर भी बजट प्रेपरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर बजट टॉप मैनेजमेंट ही बनाएगा बिना कंसल्टेशन के तो प्रॉब्लम हो सकती है। टारगेट्स वो अपने ही अनरियलिस्टिक रख देंगे, हो सकता है एम्प्लॉई रेजिस्ट करें और मोटिवेशन उनमें कम हो जाए, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो सेल मैनेजर को मार्केट कंडीशंस पता होती हैं कि डिमांड क्या चल रहा है, कस्टमर का बिहेवियर क्या है, कंपटीशन कैसा चल रहा है मार्केट में। अगर उसे बजट प्रिपरेशन में इंक्लूड किया जाए तो आपके जो सेल्स टारगेट है वो ज़्यादा रियलिस्टिक बनेंगे ना, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी उसको ज़्यादा पता है। और साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी होता है इसका। देखो, पार्टिसिपेटिव बजटिंग से एम्प्लॉई का ओनरशिप फीलिंग बढ़ता है, उसको लगता है कि हाँ मेरी कोई वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन में, मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है उसका। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग लिटरेचर के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेशन इंक्रीजेज द इफेक्टिवनेस ऑफ बजटरी कंट्रोल, ठीक है। इसलिए 4th स्टेटमेंट भी हमारी सही मानी जाएगी। सो एट द एंड हमारी से 1st एंड 4th पहली 2 सही थी स्टेटमेंट। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ना आपने स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़नी होती है। एक बार भी अगर गलत स्टेटमेंट पढ़ ली तो कंक्लूजन गलत ड्रॉ कर लोगे आप, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हमें बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल, इस पे बेस्ड है। अब देखो, बजटरी कंट्रोल तो ये पावरफुल मैनेजरियल टूल है जो कि प्लानिंग और कंट्रोल को मजबूत करता है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग लिटरेचर में ये भी क्लियरली एक्सेप्ट किया गया है कि बजटरी कंट्रोल की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। अगर बजट को गलत तरीके से डिज़ाइन कर लिया जाए या यूज़ कर लिया जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो इस क्वेश्चन में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि बजटरी कंट्रोल की रियल लिमिटेशंस कौन सी हैं। अब हम हर स्टेटमेंट को डीप कंसेप्चुअल लेवल पर एनालाइज करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 1 देखो, बजटरी कंट्रोल में एनकरेज शॉर्ट टर्म मैनेजरियल बिहेवियर दैट इज़ इनकंसिस्टेंट विद लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बजटरी कंट्रोल यूजुअली शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए बनाया जाता है, जैसे मंथली बजट बना लिया, क्वार्टरली बजट बना लिया या एनुअल बजट बना लिया। मैनेजर्स की परफॉर्मेंस भी इन्हीं शॉर्ट टर्म टारगेट के बेसिस पर इवैल्यूएट होती है। देखो, कभी कभी मैनेजर शॉर्ट टर्म बजट टारगेट अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो एक मैनेजर का बजट टारगेट है कि मैंने 10 लाख की कॉस्ट को रिड्यूस करना है। अब टारगेट अचीव करने के लिए मैनेजर क्या कर सकता है, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग को रिड्यूस कर देगा, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो होंगे उनको कट कर देगा, या कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी तो उसको पोस्टपोन कर देगा। सो शॉर्ट टर्म में कॉस्ट कम हो जाएगी पर बजट टारगेट अचीव भी हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिविटी आपकी रिड्यूस हो सकती है, इनोवेशन भी स्लो हो सकता है और फ्यूचर में जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो वीक हो सकती है। सो इस बिहेवियर को मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मायोपिक बिहेवियर या शॉर्ट टर्मिज्म कहते हैं। ओके, सो बजटरी प्रेशर ना कभी कभी मैनेजर को लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी इग्नोर करने पे मजबूर कर देता है, ठीक है। इस वजह से स्टेटमेंट 1 हमारे बिल्कुल सही है। अब 2 में बोल रहे हैं रिजिड एडहेरेंस टू बजट कैन डिस्करेज मैनेजरियल इनिशिएटिव एंड इनोवेशन। ये स्टेटमेंट तो देखो बिल्कुल सही है। बजट ना एक प्री डिटर्मिन्ड फाइनेंशियल प्लान होता है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन बजट को बहुत रिजिडली फॉलो करे तो एम्प्लॉयज़ और मैनेजर रिस्क लेने से बचने लगते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल, सपोज एक डिपार्टमेंट का बजट है, मान लो मार्केटिंग का बजट है 20 लाख का। अब एक मैनेजर को एक न्यू इनोवेटिव मार्केटिंग कैंपेन का आइडिया आ जाता है जिसकी कॉस्ट जो है 25 लाख पड़ रही है।
लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रिक्ट और बोले ना ना ना, जितना हमने 20 लाख का बजट बनाया था बस उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो जो उस मैनेजर ने इनोवेशन ट्राई करने की सोची थी वो कर ही नहीं पाएगा ट्राई, है ना। और वैसे भी अगर हमारे बजट बहुत ही रिजिड होते हैं ना, तो एम्प्लॉयज़ में ना रिस्क लेने से डर लगता है उनको। हो सकता है उनका रिस्क हमें फ्यूचर बेनिफिट दे सके, बट वो लेंगे नहीं क्योंकि बजट ही हमारे रिजिड है। क्योंकि उनको डर लगेगा कि मान लो अगर ये प्लान उनका नहीं चला तो पंगा हो जाएगा फिर, है ना। और फिर कोई नया दिमाग लगाने के लिए किसी का मन भी नहीं करेगा, सोचेंगे छोड़ो, जैसा उन लोगों ने बजट बनाया है टॉप मैनेजमेंट में हम उसको चुपचाप वैसे कर लेंगे। तो क्रिएटिविटी जो है ना मैनेजर्स की वो भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इसे बजटरी रिजिडिटी प्रॉब्लम भी कहा जाता है। सो रिजिड बजटिंग एनवायरमेंटल मैनेजरियल इनिशिएटिव और इनोवेशन को डिस्करेज कर सकता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखो, बजटरी कंट्रोल कंप्लीटली एलिमिनेट्स द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ ऑन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अब ये स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बजटरी कंट्रोल एक इंटरनल मैनेजमेंट टूल है, ये ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब हमारी एक्सटर्नल अनसर्टेनिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? देखो, अगर रिसेशन चल रहा है इकनॉमी में, या इन्फ्लेशन चल रहा है, या कोई डिमांड में चेंज आ गया, या कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, तो उस केस में क्या होगा? वो हमारे हाथ में नहीं है ना। सो अगर ऑर्गेनाइजेशन ने मान लो फॉर एग्जांपल बजट बनाया, उन्होंने फोरकास्ट किया कि हमारी सेल्स जो है ना 50 करोड़ तक हो सकती है, लेकिन अचानक से इकोनॉमी में रिसेशन आ गया, जैसे जंग लड़ गई, है ना। अब क्या होगा? डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, एक्चुअल सेल मान लो मात्र 35 करोड़ ही हुई। कहाँ आपने 50 करोड़ सोची थी, बट एक्चुअल में सिर्फ 35 करोड़ ही हुई। तो बजटरी कंट्रोल जो है वो रिसेशन को एलिमिनेट नहीं कर सकता। अब जो जंग चल रही थी तो उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। सो बजट जो है बस डेविएशन को आइडेंटिफाई और एनालाइज करता है। सो बजटरी कंट्रोल जो है अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, लेकिन कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकता। इस वजह से स्टेटमेंट 3 जो हमारी करेक्ट नहीं है। फिर फोर्थ स्टेटमेंट में बोल रहे हैं एक्सेसिव एम्फेसाइज ऑन अचीविंग बजटेड टारगेट्स में लीड टू मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग फिगर्स। देखो ये यहाँ पर इन्होंने सही बात बोली। जब ऑर्गेनाइजेशन में बजट टारगेट्स अचीव करने ही मेन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बन जाता है, तो कुछ मैनेजर नंबर्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। इस फिनोमिना को हम बजट गेमिंग भी बोलते हैं। मान लो मैनेजर का टारगेट था, प्रॉफिट का टारगेट था उसका कि 5 करोड़ होना चाहिए था, एक्चुअल में जो प्रॉफिट है ना मान लो वो 4.6 करोड़ ही हुआ। अब टारगेट अचीव करने का प्रेशर है मैनेजर के ऊपर, तो वो क्या करेगा कि इस बार के जो खर्चे हुए थे वो नेक्स्ट पीरियड में शिफ्ट कर देगा, रेवेन्यू को जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेगा, या कोई अकाउंटिंग एडजस्टमेंट को मैनिपुलेट कर देगा। तो रिजल्ट क्या आएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है टेम्परेरली इम्प्रूव हो सकती हैं, लेकिन क्या ये ट्रू परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। सो कॉरपोरेट स्कैंडल्स जो होते हैं ना उनमें ना हर बार ये प्रॉब्लम देखी गई है कि जहाँ पे बजट टारगेट और परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह से अकाउंटिंग मैनिपुलेशन होती है। इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि बजटेड टारगेट को बैलेंस्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के साथ यूज़ करना चाहिए। ठीक है, सो एक्सेसिव प्रेशर फॉर बजट अचीवमेंट अकाउंटिंग मैनिपुलेशन को एनकरेज कर सकता है, इसलिए हमारी स्टेटमेंट 4 जो है ये भी सही मानी जाएगी। ठीक है, तो हमारे सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ही गलत थी, 1, 2 और 4 सही है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर रहेगा हमारे पास। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है ये हमें? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किस पे बेस्ड है? रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दोनों ही कॉस्ट कंट्रोल और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के इंपॉर्टेंट टूल्स माने जाते हैं, लेकिन इनका स्कोप और पर्पस बिल्कुल अलग अलग होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो जो बजटरी कंट्रोल होता है वो ओवरऑल प्लानिंग और फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम होता है, पर जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ये एक डिटेल्ड कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक होती है। अब चलो हम सारे स्टेटमेंट को एक एक करके पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फोकसेस प्राइमरली ऑन कॉस्ट कंट्रोल एट द ऑपरेशनल लेवल, वेयर एज बजटरी कंट्रोल encompasses ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग। बिल्कुल सही बात बोली उसने। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फोकस क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ना मेनली प्रोडक्शन प्रोसेस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर फोकस करता है। इसमें कंपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करती है, डायरेक्ट मटेरियल के लिए, डायरेक्ट लेबर के लिए या ओवरहेड्स के लिए। ठीक है,
फॉर एग्जांपल मान लो कि जो हमारी स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट थी ना 50 रुपये की थी, पर एक्चुअल में वो 58 की होगी, तो 8 रुपये का जो वेरिएंस आया वो भी एडवर्स वेरिएंस आया क्योंकि ज़्यादा हो गया हमारा खर्चा। तो इससे मैनेजमेंट को पता चलता है कि रॉ मटेरियल हमारा वेस्ट हो रहा है, या फिर हो सकता है कीमतें बढ़ गई होंगी, या हमारे लेबर जो इनएफिशिएंट है ना कुछ तो है ही घपला, तभी तो हमारी 8 रुपये से कॉस्ट बढ़ गई। इसलिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग माइक्रो लेवल कॉस्ट को कंट्रोल करता है। अब बजटरी कंट्रोल का स्कोप क्या है कि बजटरी कंट्रोल का ना स्कोप बहुत ब्रॉडर होता है। ये बड़ी चीज़ें कवर करता है, जैसे सेल प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैश मैनेजमेंट, डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। अब इसमें जो बजट बनते हैं उनका एग्जांपल बताती हूँ मैं। सेल बजट बन गया, मान लो प्रोडक्शन बजट बन गया, कैश बजट बन गया, कैपिटल बजट बन गया। इसलिए बजटरी कंट्रोल एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी बिल्कुल सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट को देखो, वेरिएंस आइडेंटिफाइड अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली फॉर्म पार्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल रिपोर्ट्स विदाउट फर्दर एनालिसिस। देखो ये तो सही स्टेटमेंट नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल इंटर रिलेटेड है, लेकिन ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन इनका नहीं होता। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस डिटेक्ट होने के बाद मटेरियल प्राइस का वेरिएंस आएगा, लेबर एफिशिएंसी का वेरिएंस आएगा, ओवरहेड का वेरिएंस आएगा, और इन वेरिएंस को एनालाइज करना पड़ता है। उसके बाद ही मैनेजमेंट बजटरी रिपोर्ट में इंक्लूड करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ। देखो बजटरी कंट्रोल सिस्टम में रिपोर्टिंग होती है बजटेड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस की, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में रिपोर्टिंग होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट की। सो दोनों रिपोर्ट्स को कंबाइन करने के लिए सेपरेट मैनेजरियल एनालिसिस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इस वजह से हमारा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा। अब तीसरी वाली देखो, बजटरी कंट्रोल में एग्जिस्ट इवन इन द एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। तो यहाँ पर ये सही बोल रहे हैं। देखो बजटरी कंट्रोल इंप्लीमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंपलसरी नहीं होता। फॉर एग्जांपल मान लो जो सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है जैसे बैंक, हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, इनमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो यूज़ ही नहीं होता, लेकिन बजट तो प्रिपेयर होता है। जैसे सैलरी का बजट बन रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का बजट बन रहा है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी बजटरी कंट्रोल रन कर सकती हैं। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट हमारी सही है। अब चौथी देखते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोवाइड्स डिटेल्ड कॉस्ट बेंचमार्क दैट आर कॉम्प्लीमेंट द ब्रॉडर फाइनेंशियल टारगेट सेट बाय द बजट्स। ये भी सही बोल रहा है। देखो बजट फाइनेंशियल टारगेट्स को सेट करता है। फॉर एग्जांपल मान लो हमारा प्रोडक्शन बजट ना 10,000 यूनिट का था, और जो हमारी कॉस्ट थी ना वो मान लो टोटल कॉस्ट जो हमारी 5 लाख की हो गई, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिटेल्ड बेंचमार्क प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो पर यूनिट मटेरियल का कितना खर्चा पड़ रहा है, पर यूनिट लेबर का कितना खर्चा पड़ रहा है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी पर यूनिट कितनी पड़ रही है। इस तरह स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ना बजट को सपोर्ट करता है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी मेजर करता है। इस वजह से हमारी फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सो हमारी सिर्फ सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत हुई, बाकी सारी सही थी। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके चलो अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। ये बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ बजटरी कंट्रोल। सो बजटरी कंट्रोल सिस्टम में फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट दो इम्पॉर्टेंट बजटिंग टेक्निक हैं, याद रखना। इनका डिफरेंस समझने के लिए ये एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। चलो अब ज़रा इनके स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहली वाली बोल रही है, अब फिक्स्ड बजट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड डज नॉट चेंज विद द वेरिएशन इन आउटपुट। सो देखो ये डेफिनेशन ही फिक्स्ड बजट की है। फिक्स्ड बजट को हम स्टैटिक बजट भी बोलते हैं। इसमें बजट सिर्फ एक एक्टिविटी लेवल के लिए प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बजट चेंज नहीं होता, इस वजह से फिक्स्ड बजट लिमिटेड यूजफुलनेस रखता है, और हमारी स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही मानी जाएगी। अब स्टेटमेंट 2 क्या बोल रही है, फ्लेक्सिबल बजट फैसिलिटेट्स मीनिंगफुल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन व्हेन एक्चुअल एक्टिविटी लेवल्स डिफर फ्रॉम द प्लांट लेवल। देखो ये भी बिल्कुल सही है। फ्लेक्सिबल बजट जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए प्रिपेयर होता है, ठीक है। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो कंपैरिजन उसका हमारा किससे होगा, जो बजटेड हमारा था उससे होगा, ठीक है। इसलिए फ्लेक्सिबल बजट जो है वो फेयर कंपैरिजन अलाउ करता है। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारी सही होगी। तीसरे में बोल रहे हैं फ्लेक्सिबल बजट क्या करता है, एलिमिनेट्स द नीड फॉर वेरिएंस एनालिसिस सिंस कॉस्ट आर एडजस्टेड ऑटोमेटिकली। ये गलत बोल रहा है। फ्लेक्सिबल बजट सिर्फ एक्टिविटी लेवल एडजस्ट करता है, लेकिन वेरिएंस एनालिसिस फिर भी ज़रूरी होता है,
ठीक है। मैनेजमेंट को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि कहीं लेबर इनएफिशिएंट तो नहीं है, मटेरियल कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए वेरिएंस एनालिसिस जो है ना फिर भी चाहिए ही होता है हमें, इसलिए थर्ड वाली जो है वो गलत है स्टेटमेंट। अब देखो चौथी वाली क्या कह रही है, द यूज़ ऑफ फ्लेक्सिबल बजट इम्प्रूव्स द रेलेवेंस ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल रिजल्ट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फ्लेक्सिबल बजट सेम एक्टिविटी लेवल पर कंपैरिजन अलाउ करते हैं, ठीक है, इसलिए फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को ज़्यादा रियलिस्टिक बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ थर्ड ही स्टेटमेंट गलत रही थी, सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर रहेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग व्हाट, द मास्टर बजट इन बजटरी कंट्रोल सिस्टम। सो बजटरी कंट्रोल सिस्टम में ना मास्टर बजट सबसे इम्पॉर्टेंट फाइनल बजट होता है, इससे ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। आओ अब ज़रा स्टेटमेंट्स को देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, द मास्टर बजट रिप्रेजेंट्स द कंसोलिडेटेड समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट्स प्रिपेयर्ड बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मास्टर बजट बेसिकली फंक्शनल बजट का कंसोलिडेटेड समरी होता है। फंक्शनल बजट में सेल बजट भी आ जाता है, प्रोडक्शन बजट भी आ जाता है, परचेज, लेबर, ओवरहेड, कैश, ये सारे बजट आ जाते हैं। इन सबको कंबाइन करके ही मास्टर बजट प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो पहली वाली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। दूसरी वाली बोल रही है, द मास्टर बजट इज़ जनरली प्रिपेयर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेल, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट बजट। सो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। देखो बजट प्रिपरेशन का सीक्वेंस जनरली क्या होता है, सेल्स बजट होता है ना, फिर प्रोडक्शन बजट, फिर कॉस्ट बजट, फिर कैश बजट, लास्ट में मास्टर बजट। सो मास्टर बजट जो है वो फाइनल कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी हमारी सही है। तीसरी वाली बोल रही है, द मास्टर बजट कंसिस्ट ओनली ऑफ द बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एक्सक्लूड्स द बैलेंस शीट प्रोजेक्शन। नाउ दिस इज़ नॉट करेक्ट। मास्टर बजट यूजुअली क्या क्या इंक्लूड करता है, बजटेड इनकम स्टेटमेंट, बजटेड बैलेंस शीट और कैश बजट, इसलिए मास्टर बजट सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक लिमिटेड नहीं होता है, इसलिए ये तो गलत हो गया। चौथा क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड्स एन ओवरऑल फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। सो दिस इज़ करेक्ट। देखो मास्टर बजट ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट फिनेंशियल रोड मैप होता है, इसमें पता चलता है एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितना है, प्रॉफिट कितना एक्सपेक्टेड होगा, कैश और फाइनेंशियल पोजीशन हमारी क्या है, इसलिए फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है इसको, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट 4 भी हमारी सही है। सो एट द एंड हमारी सिर्फ तीसरी वाली स्टेटमेंट गलत थी ना, सो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही आंसर रहेगा हमारे पास। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं अब हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इन बजटरी कंट्रोल। सो एक पहले मैं बताती हूँ बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ना एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में डिवाइड किया जाता है और हर सेंटर का मैनेजर अकाउंटेबल होता है उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए। और ये सिस्टम बजटरी कंट्रोल को मजबूत करता है क्योंकि बजट को स्पेसिफिक मैनेजर के साथ लिंक किया जा सकता है। चलो अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स फैसिलिटेट्स द असाइनमेंट ऑफ बजटरी टारगेट्स टू स्पेसिफिक मैनेजर्स। सो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है सेंटर्स में, जैसे कि कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर या और इन्वेस्टमेंट सेंटर, और हर सेंटर का एक रिस्पॉन्सिबल मैनेजर बनाया जाता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स मैनेजर, है ना, और इनको टारगेट्स भी बजटेड टारगेट जो है वो असाइन कर दिया जा सकता है। आसान रहता है ना, हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को अपने अपने टारगेट दे दिए, इतना इतना तुम्हारे डिपार्टमेंट का टारगेट है। इससे क्या होता है कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लियर रहती है, अकाउंटेबिलिटी क्लियर रहती है उसकी, है ना। तो स्टेटमेंट 1 सही है। सेकंड में बोल रहे हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इग्नोर्स अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। नाउ दिस इज़ नॉट करेक्ट। कंसेप्चुअली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का प्रिंसिपल यही कहलाता है कि मैनेजर को सिर्फ कंट्रोलेबल कॉस्ट के लिए ही अकाउंटेबल रखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अनकंट्रोलेबल कॉस्ट इग्नोर किए जाते हैं। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी होती हैं, जैसे कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन है, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी है, कोई इन्फ्लेशन हो गया मार्केट में,
है ना। सो रिपोर्ट में ये कॉस्ट शो होते हैं, लेकिन इवैल्यूएशन में इनका सेपरेट ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसलिए ये कहना कि इग्नोर कर दिए जाते हैं, ये कंसेप्चुअली रॉन्ग है। इस वजह से दूसरी वाली स्टेटमेंट गलत मानेंगे हम। अब तीसरी वाली में क्या बोल रहे हैं, बजटरी कंट्रोल बिकम्स मोर इफेक्टिव व्हेन फाइनेंशियल रिजल्ट्स आर एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अब ये सही बोल रहा है। देखो, बजटरी कंट्रोल तब सबसे इफ़ेक्टिव होता है जब वेरिएंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के बेसिस पे एनालाइज किया जाता है। इससे क्या है, मैनेजमेंट इजीली आइडेंटिफाई कर सकती है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बजटरी कंट्रोल को मजबूत करता है। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। फिर बोल रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एलिमिनेट्स द नीड फॉर डिपार्टमेंटल बजटिंग। अब देखो ये गलत है, क्योंकि रियलिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग डिपार्टमेंटल बजटिंग को और इम्पॉर्टेंट बनाता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के लिए अलग अलग बजट है और अलग अलग परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, ये सब बनाई जाती हैं। इसलिए डिपार्टमेंटल बजट जो है वो तो इसेंशियल पार्ट होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के, है ना। पर यहाँ पर स्टेटमेंट में उल्टा ही दिया हुआ है, इस वजह से फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो हमारी गलत मानी जाएगी। तो एट द एंड हमारे सिर्फ पहली और तीसरी वाली स्टेटमेंट ही सही रही, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर रहेगा। ओके, नाउ सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिहेवियरल इम्प्लीकेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल। सो बजटरी कंट्रोल का ना एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन होता है बिहेवियरल इम्प्लीकेशन ऑन मैनेजर। मैनेजर का बिहेवियर बजट टारगेट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ज़रा आप स्टेटमेंट्स को हम देखते हैं कैसे। पार्टिसिपेटिव बजटिंग में इन्हांस मोटिवेशन अमंग द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द बजटेड टारगेट। बिल्कुल सही है। पार्टिसिपेटिव बजटिंग का मतलब क्या है, लोअर लेवल मैनेजर्स बजट प्रिपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है, ओनरशिप वाली फीलिंग आती है ना, और रियलिस्टिक टारगेट भी बन जाते हैं। फिर बोल रहे हैं एक्सेसिव एम्बिटुअस बजट्स में रिजल्ट्स इन बजटरी स्लैक। देखो ये यहाँ पर गलत है। अगर हम ऐसे बजट्स बनाएंगे तो क्या होगा, ऐसे झूठी बजट्स बनाएंगे, अनरियलिस्टिक बनाएंगे, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी हमारे वर्कर्स में, एम्प्लॉयज़ में, मैनेजर्स में, डीमोटिवेशन होगा, रेजिस्टेंस होगा। सो बजटरी स्लैक यूजुअली तब होता है जब टारगेट इजी बनाए जाते हैं, ना कि ओवरली एम्बिशियस। ठीक है। फिर थर्ड में बोल रहे हैं बजटरी स्लैक रेफर्स टू द डेलिब्रेट ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यूज़ और अंडर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बाय मैनेजर। ये बिल्कुल सही है। देखो, बजटरी स्लैक का मतलब होता है मैनेजर इजी टारगेट क्रिएट करने के लिए रेवेन्यूज़ को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और कॉस्ट को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। जैसे मान लो अगर एक्चुअल सेल आपकी 10 लाख की होनी थी, तो मैनेजर ने क्या किया, बजट में झूठ लिख दिया कि 8 लाख की है। इससे क्या होगा कि टारगेट इजीली अचीव हो जाएंगे ना। नाउ फोर्थ में क्या बोल रहे हैं, द प्रेजेंस ऑफ बजटरी स्लैक में डिस्टॉर्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। ये सही बोल रहे हैं। देखो, अगर स्लैक क्रिएट हो जाए तो मैनेजर आर्टिफिशियली बेटर परफॉर्मेंस शो कर सकता है, इसलिए परफॉर्मेंस इवेल्युएशन जो है हमारी मिसलीडिंग हो जाती है ना। तो ये था, तो सिर्फ सेकंड वाला गलत है इसमें। सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ओके, चलिए 8th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बजट पीरियड एंड कंट्रोल पीरियड। इस पे बेस्ड है। सो बजटरी कंट्रोल में ये दो इंपॉर्टेंट टाइम कंसेप्ट होते हैं, बजट पीरियड और कंट्रोल पीरियड का। ठीक है, समझते हैं स्टेटमेंट्स में। द बजट पीरियड रेफर्स टू द टाइम स्पैन फॉर विच बजट इज़ प्रिपेयर्ड। बिल्कुल, जैसे एनुअल बजट 1 साल का, क्वार्टरली बजट 3 महीने का। फिर बोल रहे हैं द कंट्रोल पीरियड रिप्रेजेंट्स द इंटरवल एट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ कंपेयर्ड विद द बजटेड परफॉर्मेंस। ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। कंट्रोल पीरियड का मतलब ही यही होता है, वो इंटरवल जिसमें एक्चुअल रिजल्ट्स को बजटेड के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल एनुअल बजट हो सकता है, लेकिन कंट्रोल जो है मंथली या क्वार्टरली हो सकता है। तीसरी में बोल रहे हैं द कंट्रोल पीरियड मस्ट ऑलवेज बी आइडेंटिकल टू द बजट पीरियड। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंट्रोल पीरियड तो यूजुअली शॉर्टर होते हैं। बेसिकली कंट्रोल पीरियड क्या होता है? छापा मारना। तो छापा तो हम बिल्कुल साल के एंड में जाके थोड़ी मारेंगे। अगर जो गड़बड़ होगी वो तो हमें कहीं पता ही नहीं चलेंगी, मिस हो जाएंगी। वो तो हम बीच में कभी भी मार सकते हैं, है ना। सो फोर्थ में बोल रहे हैं शॉर्टर कंट्रोल पीरियड जनरली इम्प्रूव्स द टाइमलीनेस ऑफ करेक्टिव एक्शंस। बिल्कुल एग्जैक्टली अगर वेरिएंस अर्ली डिटेक्ट हो जाते हैं तो मैनेजमेंट जल्दी करेक्टिव एक्शन ले सकती है। इसलिए कंट्रोल पीरियड्स कैसे होने चाहिए? शॉर्टर होने चाहिए। सो सिर्फ तीसरी वाली ही स्टेटमेंट गलत थी। सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नाउ नाइन्थ में बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द की फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर इन बजटरी कंट्रोल। सो ये जो की फैक्टर बोल रहे हैं ना, ये वो कॉन्स्ट्रेंट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को लिमिट करता है। ओके, आओ ज़रा स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। अ की फैक्टर रिप्रेजेंट्स द कॉन्स्ट्रेंट्स दैट रिस्ट्रिक्ट्स द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है। की फैक्टर जो होता है ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करता है, जैसे लिमिटेड डिमांड है ना, लेबर की शॉर्टेज या मशीन की कैपेसिटी। फिर बोल रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ की फैक्टर इज़ इसेंशियल बिफोर प्रिपेयरिंग फंक्शनल बजट। बिल्कुल सही। बजट प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है कि की फैक्टर को आइडेंटिफाई करना। अगर डिमांड लिमिटेड है मार्केट में तो सेल बजट पहले बनेगा। फिर द की फैक्टर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द बजट पीरियड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। बिल्कुल नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। की फैक्टर तो चेंज हो सकता है ना। सेल्स डिमांड, प्रोडक्शन कैपेसिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल में एक्ट एज अ की डिमांड। एग्जैक्टली यही तो की डिमांड होते हैं, यही कॉमन लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं। सो सिर्फ थर्ड वाली स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। नाउ टेंथ में बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोलिंग बजट्स इन बजटरी कंट्रोल सिस्टम। सो ये जो रोलिंग बजट है ना, इसको ना कंटिन्यूस बजट भी बोलते हैं। इसमें बजट जो है रेगुलरली अपडेट होता रहता है। चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ रोलिंग बजट इज़ कंटिन्यूसली अपडेटेड बाय एडिंग अ न्यू बजट पीरियड एज द करंट पीरियड एक्सपायर्स। बिल्कुल यही डेफिनेशन है। कंपनी 12 महीने रोलिंग बजट मेंटेन करती है। जनवरी एंड होने पे नेक्स्ट जनवरी ऐड कर दिया जाता है। फिर रोलिंग बजट इन्हांसेस अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग बिजनेस कंडीशंस। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। मार्केट कंडीशंस में देखो, मार्केट कंडीशंस तो चेंज होती रहती हैं, जैसे डिमांड, इन्फ्लेशन या टेक्नोलॉजी। सो रोलिंग बजट जो ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबल बना देती है। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है रोलिंग बजट एलिमिनेट्स द नीड फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब आप देखो, ये तो गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। रोलिंग बजट तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग को रिप्लेस नहीं कर सकती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो फिर भी ज़रूरी ही होती है ना। फिर दे रिक्वायर मोर फ्रीक्वेंट रिवीजन एंड मैनेजरियल इन्वायरमेंट कंपेयर टू द फिक्स्ड एनुअल बजट। अब ये आपको सही बोल रहे हैं, इसमें कंटिन्यूस अपडेट्स होती हैं, ज़्यादा मैनेजरियल एफर्ट रहता है और फ्रीक्वेंट एनालिसिस रिक्वायर्ड होता है ना। तो हमारे सिर्फ तीसरी वाली स्टेटमेंट ही गलत हुई। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर रहेगा हमारे पास। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें क्या पढ़ रहे हैं? इसमें बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शनल बजट इन बजटरी कंट्रोल सिस्टम। सो देखो, बजटरी कंट्रोल सिस्टम में ना फंक्शनल बजट्स वो बजट्स होते हैं जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या एक्टिविटीज़ के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। इनका पर्पस होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के प्लान्स को क्वांटिफाई करना और फिर उन्हें कंबाइन करके मास्टर बजट बनाना। फंक्शनल बजट कौन कौन से होते हैं अभी बताया मैंने। सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, लेबर, ओवरहेड, कैश, ये सारे बजट। ठीक है, चलिए अब स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। फंक्शनल बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स और स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फंक्शनल बजट डिपार्टमेंट वाइज प्लानिंग डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट सेल बजट बनाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन बजट बनाएगा, परचेज डिपार्टमेंट परचेज बजट बनाएगा। इससे क्या है कि हर डिपार्टमेंट को क्लियर टारगेट मिल जाते हैं।
The sales budget generally acts as the starting point for the preparation of most other functional budget. ये भी बिल्कुल सही है. बजट प्रेपरेशन इसके सीक्वेंस यूजुअली सेल से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि सेल ही डिटर्मिन करती है कि प्रोडक्शन कितना करना है, रॉ मटेरियल कितना ख़रीदना है, लेबर कितना चाहिए, है ना. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है बिल्कुल. फिर बोल रहे हैं फंक्शनल बजट्स आर प्रिपेयर्ड ओनली आफ्टर द मास्टर बजट हैज़ फाइनलाइज्ड. अब ये गलत है. देखो सीक्वेंस क्या होती है, पहले होते हैं फंक्शनल बजट, फिर कंसोलिडेशन और फिर लास्ट में मास्टर बजट, है ना. तो मतलब पहले डिपार्टमेंट वाइज बजट बनते हैं, फिर उन्हें कंबाइन करके मास्टर बजट बनाया जाता है. सो तीसरी वाली आपकी स्टेटमेंट गलत है. फिर फोर्थ में बोल रहे हैं प्रोडक्शन बजट इज़ नॉर्मली डिराइव्ड आफ्टर कंसीडरिंग द सेल्स बजट एंड इन्वेंट्री पॉलिसी. अब ये सही है. प्रोडक्शन बजट बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स फोरकास्ट, है ना. उसी पर डिपेंड करता है. सो डिज़ायर्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री, इस हिसाब से. इसलिए प्रोडक्शन प्लानिंग, सेल फोरकास्ट और इन्वेंट्री पॉलिसी इन दोनों पर डिपेंड करती है. ठीक है. सो सिर्फ तीसरी वाली गलत थी हमारी. सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ओके. नाउ 12th क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बजटरी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम. सो देखो याद रखो, बजटरी कंट्रोल मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम का कोर पार्ट है. इसका मकसद क्या होता है, प्लानिंग करना, मॉनिटरिंग करना, फिर परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना और जो लास्ट में रिजल्ट आता है करेक्टिव एक्शंस लेना, है ना. आइए अब स्टेटमेंट को समझते हैं. बजटरी कंट्रोल रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ मैनेजमेंट प्लान्स. सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. बजट बेसिकली मैनेजमेंट प्लान का न्यूमेरिकल फॉर्म होता है. ठीक है. फिर स्टेटमेंट 2 बोल रहा है इट इंश्योर्स दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड ऑटोमेटिकली वंस बजट्स आर प्रिपेयर्ड. सो देखो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर इनकरेक्ट मानी जाएगी. बजट बनाना सिर्फ प्लानिंग स्टेज है. ऑब्जेक्टिव अचीव तो तब होंगे ना जब मॉनिटरिंग हो, वेरिएंस एनालिसिस हो, करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं. सो बजट खुद से रिजल्ट गारंटी थोड़ी करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है. फिर बोल रहे हैं बजटरी कंट्रोल एक्ट्स एज अ टूल फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड करेक्टिव एक्शंस. ये बिल्कुल सही है. बजटरी कंट्रोल का बेसिक साइकिल क्या होता है, बजट बनाना, फिर एक्चुअल रिजल्ट्स को देखना, फिर वेरिएंस जो आएंगे उनको एनालाइज करना और फिर करेक्टिव एक्शंस लेना, है ना. द इफेक्टिवनेस ऑफ बजटरी कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज. सो ये बिल्कुल सही बोल रहा है. बजटरी कंट्रोल तभी इफेक्टिव होती है जब एक्यूरेटली अकाउंटिंग डाटा हो, टाइमली रिपोर्ट्स हों और जो आपका MIS है वो बिल्कुल रिलायबल हो. अगर इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट हो तो एंटायर कंट्रोल सिस्टम कुड बी फेल्ड. ठीक है. इस वजह से चौथी वाली भी बिल्कुल सही है. सो हमारी सिर्फ सेकंड वाली गलत हुई ना, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा हमारे पास. नाउ 13th क्वेश्चन में बोल रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बजट रिवीजन. सो देखो बजट तो नॉर्मली फिक्स प्लान होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें उनमें रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है, अमेंडमेंट्स कर सकते हैं हम. ठीक है. चलिए अब स्टेटमेंट को देखते हैं. बजट में रिक्वायर रिवीजन इफ़ देयर आर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशन. बिल्कुल यही बात है. मान लो इन्फ्लेशन हो गया, रिसेशन हो गया, कोई पॉलिसी चेंज हो गई, तो बजट के अजम्पशंस चेंज हो जाते हैं. फ्रीक्वेंट रिवीजन ऑफ बजट में वीकन देयर इफेक्टिवनेस एज कंट्रोल टूल. ये भी सही बात है. अगर हम बजट को बार बार चेंज करेंगे तो हमारे जो टारगेट हैं वो अनस्टेबल हो जाएंगे और कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा. इसलिए रिवीजन सिर्फ तभी कर सकते हैं जब कोई मेजर चेंज हो. ठीक है. ऐसे नहीं बार बार. रिवाइज्ड बजट्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज कम्प्लीटली न्यू बजट रिप्लेसिंग द ओरिजिनल बजट्स. ये सही नहीं है. रिवाइज्ड बजट एग्जिस्टिंग बजट के मॉडिफिकेशन होते हैं, कोई कंप्लीट न्यू प्लान नहीं होता है. बजट रिवीजन में बी नेसेसरी व्हेन की अजम्पशन अंडरलाइंग द बजट चेंज सब्सटेंशियली. सो ये सही बात बोल रहे हैं. अजम्पशंस के एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे सेल्स डिमांड, प्रोडक्शन कैपेसिटी या कॉस्ट स्ट्रक्चर. अगर ये चेंज हो जाए तो रिवीजन ज़रूरी होती है. सो हमारी सिर्फ तीसरी वाली स्टेटमेंट गलत हुई है. सो ऑप्शन ए आंसर रहेगा हमारा. ओके. नाउ 14th क्वेश्चन में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैश बजट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ बजटरी कंट्रोल.
सो कैश बजट एक फाइनेंशियल बजट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की कैश पोजीशन को फोरकास्ट करता है। चलिए स्टेटमेंट्स देखते हैं। अ कैश बजट फोरकास्ट एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। एग्जैक्टली, कैश इनफ्लो जैसे कि सेल रिसिप्ट्स हैं, लोन है, इन्वेस्टमेंट है, और आउटफ्लो में क्या आ गया, सैलरी है, कोई परचेजेस हैं, कोई टैक्सेस हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर बोल रहे हैं इट असिस्ट मैनेजमेंट इन प्लानिंग फॉर सरप्लस कैश और कैश शॉर्टेज। ये भी सही बात बोल रही है। मान लो आपको एक्सपेक्टेड है कि आपको 5 लाख रुपए कम हो जाएंगे, तो मैनेजमेंट अरेंज कर सकती है ना बैंक लोन से या ओवरड्राफ्ट से। अ कैश बजट एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी प्रॉब्लम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सही नहीं है। कैश बजट जो है वो प्रिडिक्ट करता है, एलिमिनेट नहीं करता। लिक्विडिटी प्रॉब्लम तो आ ही सकती है, कभी भी आ सकती है। इट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। कैश बजट इंश्योर करता है कि ऑपरेशंस आपके स्मूथली चलें और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो भी मेंटेन रहे। ठीक है, तो हमारे सिर्फ तीसरी वाली स्टेटमेंट गलत है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नाउ 15th में हमें बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बजटरी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो बजटरी कंट्रोल एक मेजर बेनिफिट होता है ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेशन का। अलग डिपार्टमेंट को सेम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन किया जाता है। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। बजटरी कंट्रोल फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही। सेल्स बजट डिटर्मिन करेगा कि प्रोडक्शन बजट कितना है। इससे क्या होगा कि डिपार्टमेंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड प्लानिंग करते हैं इससे, है ना। फिर बोल रहे हैं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट बजट में लीड टू इनकन्सिस्टेंसीज इन द मास्टर बजट। बिल्कुल सही बात है। अगर सेल्स बजट मान लो 20,000 यूनिट बिकनी चाहिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी सिर्फ 10,000 यूनिट की है, तो ये मिसमैच जो है मास्टर बजट को अनरियलिस्टिक बना देता है। फिर तीसरी वाली बोल रही है बजटरी कंट्रोल एलिमिनेट्स इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स एंटायरली। बिल्कुल गलत। कन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस हो सकते हैं लेकिन एंटायरली एलिमिनेट नहीं हो सकते। डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट कभी भी डिफरेंट हो सकते हैं ना, तो हम ऐसे नहीं स्टेटमेंट दे सकते। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स दैट डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव सपोर्ट्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये बिल्कुल सही है। प्रोडक्शन, सेल्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट सेम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, तो हमारा सिर्फ तीसरी वाली स्टेटमेंट गलत हुई ना। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 ये बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेरिएंस एनालिसिस इन बजटरी कंट्रोल। सो बजटरी कंट्रोल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वेरिएंस एनालिसिस। इसका मेन पर्पस है बजटेड रिजल्ट्स और एक्चुअल रिजल्ट्स के बीच का डिफरेंस, जिसे हम वेरिएंस भी कहते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना और उनके रीजंस को एनालाइज करना। सो बेसिकली वेरिएंस एनालिसिस मैनेजमेंट को बताता है कि डेविएशन कहाँ हुआ, क्यों हुआ और क्या करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए। चलिए अब ज़रा स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। Variance analysis helps identify deviation between actual and budgeted performance. करेक्ट है ये स्टेटमेंट। वेरिएंस एनालिसिस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस माइनस बजटेड परफॉर्मेंस, है ना। सो इस एनालिसिस से मैनेजमेंट को पता चलता है कि परफॉर्मेंस बजट में कितनी डेविएशन आई है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। ऑल वेरिएंस नेसेसरली इंडिकेट इनएफिशिएंसी और पुअर परफॉर्मेंस। अब ये तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, हर वेरिएंस इनएफिशिएंसी का रिजल्ट नहीं होता है। वेरिएंस के कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है मार्केट में प्राइस चेंज हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, या गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, या कोई डिमांड में फ्लक्चुएशंस आ गई, है ना। तो इसलिए वेरिएंस हमेशा पुअर परफॉर्मेंस को इंडिकेट नहीं करता। फिर बोल रहे हैं वेरिएंस में अराइज ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल और एक्सटर्नल कंडीशंस। ये सही है। वेरिएंस के दो मेजर सोर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल फैक्टर, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में आ जाता है कि लेबर इनएफिशिएंट है, मान लो मटेरियल वेस्टेज हो रहा है, प्रोडक्शन का कोई इशू है। और एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आ जाता है, इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं है सही, प्राइस में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं या कोई डिमांड चेंज हो रही है। ठीक। फोर्थ में बोल रहे हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएशन असिस्ट मैनेजमेंट इन टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब ये बिल्कुल सही है।
वेरिएंस एनालिसिस का फाइनल ऑब्जेक्टिव होता है करेक्टिव एक्शंस लेना, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेबर कॉस्ट वेरिएंस डिटेक्ट हुआ, मान लो, अब मैनेजमेंट क्या एक्शन ले सकती है कि अब वो ट्रेनिंग देगी ज़्यादा अपने लेबर्स को, या कोई उनके जो मेथड्स हैं काम करने के वो थोड़ा चेंज करेगी, और सुपरविजन थोड़ी ज़्यादा रख लेगी। सो इस प्रोसेस से ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर परफॉर्मेंस में इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। सो हमारे सिर्फ सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत रही है। सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ओके। नाउ 17th क्वेश्चन में बोल रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बजट सेंटर। देखो, बजटरी कंट्रोल सिस्टम में ना बजट सेंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बजट सेंटर का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो पार्ट जिसके लिए सेपरेट बजट प्रिपेयर किया जा सकता है और परफॉर्मेंस मॉनिटर की जा सकती है, ठीक है। चलो स्टेटमेंट वो देखते हैं। अ बजट सेंटर रेफर्स टू अ सेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच अ सेपरेट बजट कैन बी प्रिपेयर्ड। बिल्कुल यही अभी मैं बात कर रही थी। बजट सेंटर क्या हो सकता है? कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई डिवीज़न हो सकता है, प्रोजेक्ट भी हो सकता है ना। सो ये बिल्कुल सही है। फिर बजट सेंटर हेल्प्स इन असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग बजट टारगेट। ये भी बिल्कुल सही है। बजट सेंटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बजट टारगेट एक्सीड हो गया तो मैनेजमेंट इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, दिखती है सामने। एवरी डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट नेसेसरली बी ट्रीटेड एज बजट सेंटर। अब ये तो ज़्यादा हो गया, ये गलत है। हर डिपार्टमेंट को बजट सेंटर कैसे बनाएंगे? ये तो नेसेसरी नहीं होता है ना। कुछ डिपार्टमेंट स्मॉल या इंटीग्रेटेड हो सकते हैं जिनके लिए सेपरेट बजटिंग प्रैक्टिस नहीं भी हो सकती है। इसलिए बजट सेंटर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चरल और कंट्रोल रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ऐसे नहीं। इसलिए तीसरी वाली तो गलत होगी स्टेटमेंट। बजट सेंटर फॉर्म्स द बेसिस फॉर इफेक्टिव बजट कंट्रोल। हाँ, ये सही है। बजट कंट्रोल तब इफेक्टिव होता है जब ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली डिफाइंड यूनिट्स में डिवाइडेड हो, हर यूनिट के टारगेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड हो। सो बजट सेंटर कंट्रोल सिस्टम को ऑर्गेनाइज बनाते हैं। सो चौथी वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो हमारे सिर्फ तीसरी वाली गलत हुई ना। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ 18th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बजटरी कंट्रोल इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में बजटरी कंट्रोल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि यहाँ फंड्स पब्लिक मनी होते हैं। गवर्नमेंट को इंश्योर करना होता है कि फंड्स प्रॉपरली यूज़ हो, वेस्टेज भी ना हो और ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रहे। स्टेटमेंट देखते हैं। बजटरी कंट्रोल प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंश्योरिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। बिल्कुल यही बात कर रही हूँ मैं। बजट लिमिट्स जो है वो इंश्योर करते हैं कि डिपार्टमेंट ऑथराइज्ड अमाउंट से ज़्यादा स्पेंड ना कर सकें। फिर सेकंड बोल रहे हैं इट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अगेंस्ट अप्रूव्ड एलोकेशन। बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ ये भी बात हो रही थी। अब डिपार्टमेंट को 10 करोड़ का एलोकेशन मिला तो बजटरी कंट्रोल मॉनिटर करता है कि एक्चुअल स्पेंडिंग कितनी हो रही है और इन लोगों ने अप्रूव कितनी की थी। बजटरी कंट्रोल एलिमिनेट्स द नीड फॉर ऑडिट इन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये गलत बोल दिया इन लोगों ने। अब ऑडिट का तो रोल ही डिफरेंट होता है ना। वो है कि फाइनेंशियल वेरिफिकेशन करनी है या कोई लीगल कंप्लायंस है या कोई फ्रॉड को डिटेक्ट करना है। सो बजटरी कंट्रोल ऑडिट को रिप्लेस नहीं कर सकता। लास्ट स्टेटमेंट बोलिए इट इम्प्रूव्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट फाइनेंशियल ऑपरेशंस। सो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। गवर्नमेंट फाइनेंसेस को देखो, बजटरी रिपोर्टिंग से गवर्नमेंट फाइनेंशियल ऑपरेशन ट्रांसपेरेंट भी हो जाते हैं और अकाउंटेबल भी हो जाते हैं, ठीक है। सो अगेन हमारे से तीसरी वाली स्टेटमेंट गलत रही। सो ए ऑप्शन सही रहेगा हमारे पास। नाउ 19th क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ मैनेजमेंट इन बजटरी कंट्रोल। सो बजटरी कंट्रोल सिस्टम की सक्सेस जो है ना वो मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन पर ही डिपेंड करती है बेसिकली, सोचा जाए तो। अब अलग अलग लेवल मैनेजमेंट के अलग अलग रोल होता है सबका। चलो स्टेटमेंट देखते हैं। टॉप मैनेजमेंट प्रोवाइड्स ओवरऑल पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर बजटिंग। बिल्कुल सही बात है। टॉप मैनेजमेंट ही तो डिसाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उनकी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी और क्या पॉलिसी रहेंगी बजटिंग की। मिडिल मैनेजमेंट जनरली पार्टिसिपेट्स इन प्रिपेयरिंग डिपार्टमेंटल बजट। ये भी बिल्कुल सही है। अब जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं वो कॉस्ट एस्टिमेट्स देते हैं कि इतने इतने कॉस्ट होने चाहिए और एक्टिविटी फोरकास्ट बनाते हैं कि ये फलाने फलाने काम हमने करने हैं और डिपार्टमेंटल बजट्स को प्रिपेयर करते हैं। यही काम होता है उनका। बजटरी कंट्रोल कैन फंक्शन इफेक्टिवली विदाउट द एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। अब ये गलत बोल दिया इन लोगों ने। टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट तो ज़रूरी है ना। अगर लीडरशिप कमिटेड ना हो तो बजट इग्नोर कर दिए जाएंगे, क्योंकि टॉप ही इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा तो कौन ही फॉलो करने वाला है उसको। कंट्रोल सिस्टम फेल हो सकता है।
कंटिन्यूस मॉनिटरिंग बाय मैनेजमेंट इम्प्रूव्स द इफेक्टिवनेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। बिल्कुल सही। अगर मॉनिटरिंग रेगुलर है तो आपके वेरिएंस भी डिटेक्ट हो जाएंगे और करेक्टिव एक्शंस भी टाइमली लिए जा सकते हैं। ठीक है, सो सिर्फ तीसरी वाली स्टेटमेंट गलत रही, ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। ओके, चलिए, सो इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। सो बजटरी कंट्रोल सिस्टम की इफेक्टिवनेस जो है वो डिपेंड करती है प्लानिंग की क्वालिटी पर, कम्युनिकेशन पर और मॉनिटरिंग पर। ठीक है, ज़रा स्टेटमेंट देखो। इट डिपेंड्स अपॉन एक्यूरेट फोरकास्टिंग एंड रियलिस्टिक टारगेट सेटिंग। बिल्कुल सही बात है। अगर फोरकास्ट आपके अनरियलिस्टिक होंगे तो बजट्स तो फेल हो जाएंगे और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो है आपका अनरिलायबल हो जाएगा। इट रिक्वायर्स प्रॉपर कम्युनिकेशन ऑफ बजट ऑब्जेक्टिव थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर एम्प्लॉयज़ को बजट टारगेट क्लियर नहीं होंगे तो इम्प्लीमेंटेशन तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना। बजटरी कंट्रोल इज़ इफेक्टिव ओनली इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, ये तो गलत बात बोल दी इन्होंने। बजटरी कंट्रोल सर्विस सेक्टर में भी इक्वली यूज़फुल है, जैसे हॉस्पिटल, बैंक, यूनिवर्सिटी। यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता क्या? यहाँ भी तो ज़रूरी होता है। कंटिन्यूस रिव्यू एंड फीडबैक इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। रेगुलर फीडबैक से क्या होता है, सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है, एक्यूरेट प्लानिंग रहती है और क्या होता है, कंट्रोल भी इफेक्टिवनेस हो जाता है। सो फाइनली हमारे यहाँ पे सिर्फ तीसरी वाली स्टेटमेंट गलत रही ना, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज सेशन। डू लेट मी नो हाउ मच इट हेल्प्ड यू and also do let me know which topic you want me to discuss in the upcoming videos. Till then, take care and bye bye.